जी, आज बात करनी है एक नहायत ही इम्पोर्टेंट इशू। वो है ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया तो बहुत सारे होते हैं, कॉन्जेनिटल होते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया भी एक हेमोलिटिक एनीमिया है, हेरेडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस, उसके अलावा हीमोग्लोबिन के डिफरेंट डिसऑर्डर्स, रेड सेल मेम्ब्रेन के डिसऑर्डर्स, रेड सेल एंजाइम डिसऑर्डर्स, ये सारे हेमोलिटिक एनीमियाज होते हैं। लेकिन एक ये सारे कॉन्जेनिटल हैं। एक है एक्वायर्ड हेमोलिटिक एनीमिया। ये यूजली होता है ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। ये आईटीपी का एक रिलेटिव है, उसी का आप समझ लें भाई है। बाज़ औक़ात ये आईटीपी के साथ ही होता है, यानी कि पेशेंट को आईटीपी भी होगा और हेमोलिटिक एनीमिया दोनों एक साथ होंगे। इस कंडीशन को इवांस सिंड्रोम कहते हैं। और हेमोलिटिक एनीमिया में होता क्या है, पता कैसे चलता है? एक पेशेंट आता है आपके पास, वो कहता है कि जी मैं 1 महीना पहले बिल्कुल ठीक था या थी, और मेरी हीमोग्लोबिन 12, 13, 14 थी। यकदम मुझे सांस चढ़ना शुरू हुआ, मेरी दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हुई, मेरा रंग पीला पड़ना शुरू हो गया, मेरी आंखें पीली हो गई। और जब मैंने पता किया, डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाया तो हीमोग्लोबिन निकली 4 या 5। डॉक्टर साहब ने फ़ौरी तौर पे कहा कि ट्रांसफ्यूजन करवाएं, ब्लड लगवाएं। मैंने ब्लड लगवाया, 1 लगवाया, 2 लगवाया, 3 ब्लड लगवाए। मेरी हीमोग्लोबिन 11-12 पे वापस चली गई। उसके एग्जैक्टली 1 हफ्ते के बाद दोबारा वहीं पे आ गई। तो ये होता क्या है कि ये मैकेनिज्म बिल्कुल वही है जो आईटीपी वाला है। एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि रेड सेल्स को कोट कर देती हैं, और वो रेड सेल्स स्प्लीन में जाके और डिफरेंट इम्यून ऑर्गन्स जहाँ पे मैक्रोफेजेस होते हैं वहाँ पे जाके टूटना शुरू हो जाते हैं। अ, लेकिन इसकी मैनिफेस्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, यानी कि सांस चढ़ेगा, दिल की धड़कन तेज़ होगी, आंखों का आगे अंधेरा आएगा, और बेताकती सी महसूस होगी। और इसमें स्प्लीन का साइज़ भी कंसिडरेबली बढ़ जाता है, क्योंकि रेड सेल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है। तो जब ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होते हैं, तो स्प्लीन का साइज़ भी यूजुअली कोस्टल मार्जिन से 1, 2, 3 फिंगर, 4 फिंगर्स भी बाहर आ जाता है। तो बाज़ औक़ात ये हाइपरस्प्लीनिज़्म में भी चला जाता है। हाइपरस्प्लीनिज़्म मीन्स स्प्लीन का फंक्शन भी बढ़ गया। स्प्लीन ने आज खुद उन रेड सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, यानी कि जो सिस्टम ब्लड में हो रहा था वो स्प्लीन ने खुद करना शुरू कर दिया। तो इसकी मैनिफेस्टेशन में रंग पीला पड़ना, आंखें पीली पड़ना, यानी कि यरकान। इसको कुछ लोग मिसलीड भी हो जाते हैं जो यरकान से, क्योंकि इसकी बिलीरुबिन इसमें मरीज़ की जो बढ़ जाती है। बिलीरुबिन बेसिकली रेड सेल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होती है, वो लिवर की बीमारियों में भी बढ़ती है, और वो हेमोलिटिक एनीमिया में भी बढ़ जाती है। तो बिलीरुबिन बढ़ जाती है, और उससे वो फिजिशियन जो है वो लिवर की तरफ चल पड़ते हैं। हालांकि ये लिवर का प्रॉब्लम नहीं होता, ये ब्लड का प्रॉब्लम होता है। इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट वही है जो कि आईटीपी की है। स्टीरॉयड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। सेकंड लाइन माइक्रोफिनोलेट, मोफिटिल, साइक्लोस्पोरिन, एजाथायोप्रिन, रिटक्सीमैब, स्प्लिनेक्टमी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंसिडर की जा सकती हैं बारी बारी। जिस तरतीब से मैंने नाम लिया, इस तरतीब से हम इसको चलाते हैं। और उसके बाद ये है कि ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। तो उसके साथ साथ फिर बड़ा सीवियर किस्म का B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी साथ में हो जाती है। तो वो भी इंजेक्टेबल विटामिन B12, B6 देने होते हैं, और फॉलिक एसिड साथ देना होता है। इसमें आयरन को ज़रा होल्ड करना होता है, क्योंकि पेशेंट को बार बार ब्लड जब लगता है तो उससे आयरन ओवरलोड पेशेंट को हो जाता है। इसकी कॉजेज़ के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकती हैं, ऑटो इम्यून है, पार्ट ऑफ अदर डिजीज़ जैसे कि SLE भी हो सकता है, स्प्लीन का फंक्शन बढ़ने से भी हो सकता है, हाइपरस्प्लीनिज्म जिसको कहते हैं। और उसके अलावा डिफरेंट बीमारियां जैसे कि कुछ ब्लड कैंसर्स हैं लिम्फॉइड सीरीज़ के, उनके ALL, CLL या इस टाइप की चीज़ें, उनमें भी ये हो जाता है। और उसके अलावा बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से भी ये समहाउ डेवलप हो जाता है। थैलेसीमिया में हम अक्सर ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया देखते हैं, जिससे थैलेसीमिया के बच्चों की ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट
बहुत बढ़ जाती है। तो ये था ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। इसमें इसके जो लैब टेस्टों के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो हैं सीबीसी हीमोग्लोबिन, रेड सेल इंडिसेस, एमसीवी हाई होगा, और बाज़ात इंसीडियसली हीमोग्लोबिन, रेड सेल का नंबर, रेड सेल का वॉल्यूम, और उनके अंदर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के जो पैरामीटर होते हैं उससे मैच नहीं कर रहा होता, क्योंकि रेड सेल आपस में क्लॉग हुए होते हैं। इसके अलावा एलडीएच लेवल करवाते हैं। एलडीएच जो है वो रेड सेल्स का इनसाइड एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर एक एंजाइम होता है, वो जब रेड सेल टूटते हैं तो वो बाहर आ जाता है। तो ब्लड में एलडीएच का लेवल बढ़ जाता है। यूजली 1000 से ज़्यादा हो तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये हेमोलिटिक एनीमिया है। और उसके अलावा डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट जो होता है वो रेड सेल के ऊपर जो एंटीबॉडीज कोट हुई होती हैं, लगी होती हैं, जिसके ज़रिए से ये हेमोलिसिस होता है, उनकी डिटेक्शन है। और इनडायरेक्ट वूम्स टेस्ट यानी कि उन एंटीबॉडीज़ की ब्लड के अंदर, यानी कि प्लाज्मा या सीरम के अंदर डिटेक्शन है, उसको इनडायरेक्ट वूम्स टेस्ट कहते हैं। और उसके अलावा हेप्टोग्लोबिन लेवल, हेप्टोग्लोबिन जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि फ्री हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर चल फिर रही हो तो उसको कैप्चर कर लेता है। यानी कि जब रेड सेल टूटता है तो हीमोग्लोबिन फ्री हो जाती है, लिबरेट हो जाती है रेड सेल से, और वो प्लाज्मा में आ जाती है। तो प्लाज्मा के अंदर जो रेड सेल जो हीमोग्लोबिन होती है उसको हेप्टोग्लोबिन कैप्चर कर लेता है। और जब हेप्टोग्लोबिन डिटेक्टेबल उस वक्त है जब वो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड नहीं है। अगर वो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड है तो वो डिटेक्टेबल नहीं रहेगा, यानी कि हीमोलिटिक एनीमिया में हेप्टोग्लोबिन लेवल इंतहाई लो हो जाएगा। और इसके अलावा बिलीरुबिन रेज हो जाती है, यूजली 3 to 4 से ज़्यादा रहती है। नॉर्मल ये 1 या 1.5 तक नॉर्मल होती है, तो 3 to 4 से ये ज़्यादा होती है। और इसके साथ लिवर एंजाइम्स तकरीबन नॉर्मल होते हैं, क्योंकि लिवर की इंजरी नहीं है। तो उसके अलावा यूरिन के अंदर बिलीरुबिन पास होती है, पीले रंग का यूरिन आएगा। यूरिन के अंदर ब्लड हीमोग्लोबिन पास हो सकती है, जो यूरिन है वो रेड कलर का हो जाएगा। उसके अलावा रीनल फेलियर हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होती है तो वो हीमोग्लोबिन जब किडनी की ट्यूब्स में से गुजरती है तो उनको क्लॉग कर देती है। तो ये एक बड़ी सीवियर कंडीशन है। इससे पहले पहले अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाए तो वो बहुत ठीक रहता है, क्योंकि किडनी फेलियर में फिर जो दवाइयाँ हैं उनकी भी लिमिटेशन आ जाती है। तो ये था ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। ये इसमें एक ये चीज़ ये है कि ये बार बार रिकर कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉज। अगर तो ये प्योरली ऑटोइम्यून है, किसी ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ रिलेटेड है, तो ये बार बार हो जाएगा। और अगर ये किसी अंडरलाइन कॉज के साथ है, किसी इन्फेक्शन के साथ, किसी लुकीमिया कैंसर के साथ, तो आप उन चीज़ों को ट्रीट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। तो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चंस हों तो कमेंट सेक्शन में हम उसके जवाब देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।